क्लास 12th के सभी विद्यार्थीगण, आज आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए गए अध्याय के प्रश्न और उत्तर का हल हम पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम माता सरस्वती जी को प्रणाम किया जाए और हम लोग अपने अध्यापन को पूर्ण करने हेतु माता सरस्वती जी से आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। माता सरस्वती जी अपने श्वेत वस्त्र और श्वेत कमल के रंग के ही आधार पे हम लोगों के जीवन में भी शुभ्र यश और सुंदर कीर्ति प्रदान करें। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मानी क्या है। आप लिखित उत्तर को देखें। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर, अलगाव, वाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं रखते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। कविता ऐसा नहीं है, पहले आप जानते होंगे बहुत बार जितनी कहानियाँ होती थी, एक राजा था, एक रानी थी, एक राजकुमार था और बाकी किसी के जीवन में समस्या नहीं थी। तो कहने का मतलब है कविता के जरिए गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मध्यम वर्ग, परेशान वर्ग, एक संत भी उसमें वर्णित किया जाए तो भगवंत की भी वर्णना की जाए, और एक गरीब की समस्या, एक अमीर की समस्या, दबे कुचले लोगों की समस्या, नारी समस्या, सारी समस्याओं पर ये चीज़ें होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार कविता पे नहीं होना चाहिए। वैसे ही जैसे बच्चों के खेल में कोई अंतर नहीं होता, सबको समान भाव मिलता है, समान प्रेम मिलता है, दंड और प्रोत्साहन दोनों के लिए होता है, वैसे ही कविता में भी भावनाएं होनी चाहिए। उड़ने या खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये दो प्रश्न बनेंगे, दोनों प्रश्नों का उत्तर कुछ ऐसे ही होगा। कविता स्पष्ट करती है कि चिड़िया अपने उड़ने के जरिए तमाम सारी जगहों का, तमाम सारे प्रकृति के नज़ारों का, हरियाली का, हवाओं का, महक का, सबका आनंद लेती है और उड़ान भरती है। कविता भी उड़ान भरती है, विचारों की उड़ान भरती है। अमीर गरीब, अच्छी बुरी, सारी चीज़ों को अपने में समेटती है और उतना ही आनंद लेती है। अपार आनंद से भरी हुई होती है कविता। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं, वह लोगों की रचनाओं को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। कविता भी प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन करके ही अपनी तरफ दूसरों को खींच पाती है, क्योंकि प्रकृति के दृश्य हमारे हृदय को अपनी तरफ खींचने में पूर्णतया समर्थ होते हैं। इसलिए उड़ना और खिलना दोनों ही कविता से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? बचपना एक अद्भुत, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ परमानंद प्राप्त कराने वाला है। कविता केवल जीवन भर ही नहीं, जीवन के बाद तक भी मान सम्मान दिलाने वाली है। व्यक्ति का यह शरीर जिसमें हम आप जी रहे हैं, यह तो नष्ट होता है, लेकिन यश कभी समाप्त नहीं होता। आज तुलसीदास जी, कबीरदास जी, निराला प्रेमचंद जी यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कवि कर्म अमर है। वे हमारे बीच में आज भी अपने विचारों के रूप में है। इसलिए परम आनंद बचपन के खेलों में है, परम आनंद कविता में भी है। बच्चे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेल सकते हैं, उन पर कोई सीमा नहीं होती।
कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि का उपकरण मात्र है। इसमें निःस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। प्रश्न नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है? फूल एक निश्चित समय के बाद में उसका खिलना बंद हो जाएगा, वह मुरझाने लगेगा। उसकी सौंदर्य वृद्धि के बजाय सौंदर्य की इतिश्री होना शुरू हो जाएगी। सौंदर्य उसका ढलने सा लगेगा। कविता का सौंदर्य कभी नहीं ढलता। कविता सदा सदैव ही युवा रहती है, अपना प्रभाव विस्तार करती है। कविता के खिलने के लिए कोई समय नहीं, कोई मौसम नहीं, कभी भी खिलती है। समय सीमा नहीं, भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं, हर समय, हर जगह, हर परिस्थितियों में अपना विस्तार करती। फूल की जीवन अवधि है, वह सीमित समय के लिए है। कविता कभी उसका समय सीमित नहीं होता, वो कभी नहीं मुरझाती। कविता सदैव महकती है, यही अर्थ है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो कविता का अर्थ निकलने के बजाय वह व्यर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ निकलेगा, अर्थ अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं हो पाएगा, वह केवल व्यर्थ होगा, या उसका अर्थ जो निकलेगा वो अर्थ का अनर्थ होगा। अपनी बात को सहज और व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए। अपनी भाषा सरल हो, जो आदमी को आसानी से समझ में आए, आपकी बात का बतंगड़ न बनने पाए, यह ध्यान देने की ज़रूरत है। कवि कर्म हर किसी के लिए होता है, चाहे गरीब, अमीर, कम पढ़ा, अधिक पढ़ा, हर कोई समझ ले तो ही आपकी कविता प्रभावशाली होगी। विद्वता न दिखाएं अपनी बात को कहने, कविता को लिखने में। बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती। कैसे? कोई बात जो आपके मन में है वो भाषा में जाएगी, तभी लोगों के पास पहुंचेगी। आपके मन की बात सरल स्वरूप में किसी के पास तक पहुंचेगी तो सरलतम ढंग से समझने में भी आसानी होगी। लेकिन यदि आप क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके उसको टेढ़ी बना देते हैं तो अगले को समझ में भी नहीं आएगी, और आपके अर्थ का उल्टा अर्थ भी निकाला जा सकता है, गलत अर्थ भी निकल सकता है। बात का अर्थ भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों का चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ मतलब कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र और आंचल, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। वैसे ही आपकी बातें आपकी भाषा में उसी स्वरूप में जाएंगी जिस स्वरूप में आप वर्णन करेंगे। जितने सरल शब्द होंगे उतने आसानी से अगले को समझ में आएगी, और अगले को समझाना ही जब उद्देश्य है तो कठिन शब्द का प्रयोग क्यों? लेकिन कभी कभी भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी हो जाती है। शब्दों का चमत्कार दिखाने के चक्कर में अर्थ नहीं निकल पाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है। शब्दों को कठिन बनाना, प्रभाव दिखाने के चक्कर में वो परेशान होता है और अर्थ सही नहीं निकल पाता। कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। भावों को कहने के लिए ऐसी भाषा हो जिसमें विद्वता न दिखाया जाए, सरलता हो, हृदय को स्पर्श करने का एक ढंग हो। उन्हीं के आधार पे अपनी कविता को लिखना चाहिए। बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित विम्ब यानी मुहावरों से मिलान करें। बिंबों अथवा मुहावरों से मिलान करें। बात की चूड़ी मर गई, मतलब आपकी बात में प्रभाव नहीं रहा, बात प्रभावहीन हो गई। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना।
न हो पाना। कहना जो है और भाषा कैसी होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य नहीं बना तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वाक्य बोला ही जाता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, वो पूरा ही नहीं हुआ। बात की पेंच खोलना, बात की पेंच खोलना का मतलब है इसमें जोड़ना है, कौन सा मुहावरा किस विशेषता में फिट बैठता है। तो मैं अर्थ बताता चलता हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। बात की चूड़ी मर जाना, कहने का अर्थ है बात प्रभावहीन हो जाना, बात का कोई मतलब न निकले। बात की पेंच खोलना, इसका अर्थ है कि बात को ठीक करने की नाकामयाब कोशिश करना, बात वापस करने का प्रयास करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, अर्थात बात पकड़ में ही न आए, बात पर नियंत्रण ही अपना न रह जाए, आप जो कहे हैं उसको आप नियंत्रित करके सही अर्थ न निकाल पाएँ। पेंच को कील की तरह ठोंकना, बात को कील की तरह ठोंकना यानी आपकी बात में कसावट न हो, प्रभाव न हो, प्रभावहीन हो जाए। बात का बन जाना, बात का बन जाना का मतलब है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। आपको कहना क्या था और भाषा कैसे प्रयोग करनी थी, उसका सामंजस्य बैठ जाना, अच्छा हो जाना, आपका उद्देश्य पूरा हो जाना, आपकी बात लोगों को समझ में आ जाना, यह इसका अर्थ है बात बन जाना का। आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग इसमें समझ में आने वाले तथ्यों का भी निर्देश करें। आपको जो चीज़ें समझ में आई हैं उन पर भी, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई उन पर भी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में करें। व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पे बताएं या व्हाट्सएप पे करें, लेकिन अपनी बात रखें अवश्य।